हे गाइस, दिस इज़ प्रशांत। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा कैसे होता है। इवन जो उसमें नेट फोर्स है वो रिपल्शन का है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स के बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इनके बीच में एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। और जब हम कंपेयर करते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है आपका 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बट स्टिल द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है आपका, वो आपका नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स होता है। अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूँ तो न्यूक्लियर फोर्स आपका 10 to the power 38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, उससे 100 टाइम्स होता है। तो जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है ये बाइंड करके रखता है आपके न्यूक्लियस को, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आंसर यही है कि न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखता है आपके न्यूक्लियस को, एंड न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 100 टाइम्स ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये तो था लास्ट कल का आंसर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे आपके सुपरपोजिशन थ्योरम पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपके पास एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी भी टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब जो आपका चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर किसी वॉल्यूम में या सरफेस में या किसी की लेंथ में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्सपीरियंस होता है वो सब हम इसमें देखेंगे। एंड द लास्ट, द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन पे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे वो सब हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Alright, now we are going to solve this question. Charges of plus 5 microcoulomb, plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at a corner A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equals to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge A. तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, प्लस 5 माइक्रोकोलम, प्लस 10 माइक्रोकोलम एंड माइनस 10 माइक्रोकोलम। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एजेस पे रखे हुए हैं, ए, बी एंड सी पे। आपको कैलकुलेट करना है कि जो आपका ए पे चार्ज रखा हुआ है विच इज़ 5 माइक्रोकोलम, उस पर टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करने होंगे कि टोटल फोर्सेस ए पे कितने लग रहे हैं। तो एक तो आपका फोर्स लगा रहा होगा बी पे जो चार्ज रखा हुआ है विच इज़ गिवन बाय F1, बिकॉज प्लस 10 माइक्रोकोलम एंड प्लस 5 माइक्रोकोलम बोथ आर लाइक चार्जेस, सो ये रिपेल करेगा। सेकेंड फोर्स इज F2 विच इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर बिकॉज दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड F1 विच इज़ इक्वल्स टू K। Q1 is 10 microcoulomb, Q2 is 5 microcoulomb. Since both are in microcoulomb, so we are going to multiply 10 to the power minus 6 over here. And the distance between them is 5 centimeter. It means 5 upon 100 square. So the value of F1 is 180 Newton. Similarly, the value of F2 is also 180 Newton. So here we are going to find the resultant force according to the vector addition. So the formula of the vector addition is here. So the value of F1 is 180. Similarly, the value of F2 is also 180. Here, the value of theta is 120 degree because of external angle property, because the angles of the equilateral triangle is 60 degree. So the value of resultant force is 180 Newton. तो आपका resultant force 180 Newton आ गया, but this is only magnitude. अभी हमें direction भी find out करनी है.
So for direction, we need to find tan beta. So the formula of tan beta is F2 sin theta upon F1 plus F2 cos theta. So we are going to put values of F1 and F2 and theta also. So the answer is 60 degree. So इसी तरह से इसके क्वेश्चन करने सुपरपोजिशन के. So the next topic is electric field. The next topic is electric field. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. तो क्या है, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू. ठीक है, ये एक बड़ा चार्ज है और इसी सिस्टम में हम एक दूसरा चार्ज कंसिडर करते हैं, एक स्मॉल चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, प्लस स्मॉल क्यू. तो अब जो ये प्लस क्यू है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है. अगर मैं बात करूँ ये स्मॉल प्लस क्यू की, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है. तो अब यहाँ पे होने वाला क्या है कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है वो इसको रिपेल करने वाला है. बट क्या ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के एक्चुअल कॉन्टेक्ट में थे? आंसर इज़ नो, नहीं थे. देख के पता चल रहा है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो स्मॉल प्लस क्यू चार्ज को कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला है. तो इसको समझने के लिए हम एक 2 स्टेप प्रोसेस लगाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़, जो फर्स्ट स्टेप होगा उस फर्स्ट स्टेप में जो ये प्लस क्यू चार्ज था वो अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करेगा जिसको हम स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं. अब जो स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस है इसके बाहर अगर मैं एक चार्ज रखता हूँ, जैसे मैंने इसके बाहर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये प्लस कैपिटल क्यू है वो इस पर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं शो करेगा. बट अगर इसी चार्ज को उठा के मैं इस स्पेस के अंदर रख देता हूँ, सपोज यहाँ पे रख देता हूँ, अब ये यहाँ पे एक्सपीरियंस करने लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो यहाँ पे जो ये स्पेस इसने अपने आसपास क्रिएट करा, इस चार्ज ने, प्लस क्यू ने जो अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करा, इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझते हैं. The region surrounding a charge in which its electrical effect are perceptible is called electric field of the given charge. जो आपका एक गिवन चार्ज था यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू, इसने अपने आसपास एक रीजन क्रिएट करा जिसके अंदर आप इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो. तो यही होता है किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ से क्या समझ में आता है? देखो, अगर सपोज़ जो मेरा ये टेस्ट चार्ज था प्लस क्यू, अगर सपोज़ मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ पहले केस में और दूसरे केस में इसको थोड़े पास रखता हूँ इस चार्ज के, तो दोनों केसेस में से किस केस में ये ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा? जब पास होगा तभी एक्सपीरियंस करेगा. इट मीन्स जितना आप चार्ज से दूर जाते रहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाती है. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है, वो है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, जहाँ पे एफ है फोर्स जो कि आप फाइंड आउट करोगे कोलम्स लॉ से, क्यू है यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो हमने टेस्ट चार्ज यूज़ करा था. अभी मैंने बोला था कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए. क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि देखो, सपोज इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये दूसरे वाले चार्ज की पोजीशन को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है. यानी कि जो ये प्लस क्यू चार्ज होगा कैपिटल वाला, वो अपनी डिस्टेंस, अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो जाएगा. अगर ये थोड़ा आगे डिस्प्लेस होगा तो आपका स्पेस जो उसके आसपास क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आगे डिस्प्लेस होगा. तो इस वजह से आप जब इसको मेज़र करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसीलिए हमें टेस्ट चार्ज लेना होता है, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम रखना होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने अभी फाइंड आउट करी है. सो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी. सो अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली आपको क्या करना है, जहाँ को फील्ड की डायरेक्शन है, जहाँ को फोर्स की डायरेक्शन है, वहीं को कंसिडर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को. ठीक है,
अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा कोई टेस्ट चार्ज, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एक टेस्ट चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना कर रहा होगा आपका प्लस क्यू, वो आप फाइंड आउट करोगे कूलॉम्स लॉ से, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। पुट करेंगे वैल्यू को, एफ की वैल्यू पुट करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्यू है तो क्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी भी सर्टेन पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, विच इज़ हेयर two charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point. तो यहाँ पे आपको दो चार्जेस गिवन है, प्लस 10 माइक्रोकोलम एंड माइनस 10 माइक्रोकोलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी है। एक पॉइंट P है जो कि 12 सेंटीमीटर अपार्ट है। इन दोनों की जो लाइन है, सबसे पहले तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और साथ ही साथ उसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, और उसकी लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सॉरी फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि पॉइंट पी पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है प्लस क्यू। तो अब ये प्लस क्यू दो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, एक तो ए की वजह से, एक बी की वजह से। ए की वजह से रिपल्शन का एक्सपीरियंस होगा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर को हो जाएगी। सिमिलरली बी की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ई बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी होगी। तो अब फाइंड आउट हम करने वाले हैं ई ए फाइंड आउट करने से पहले हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए ए से पी की। वो आप फाइंड आउट कर लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। सो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 13 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड आउट करेंगे ई ए। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था ई का, विच इज के क्यू, जो चार्ज होता है आपका विच इज 10 कोलम, माइक्रो कोलम में होगा तो 10 टू द पावर -6 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना आया था आपका 13 सेंटीमीटर, इट मीन्स 13 अपॉन 100 स्क्वायर। सो द आंसर इज हेयर। अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड ई बी। सो ई बी भी आपका कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ई ए और ई बी दोनों को स्प्लिट करने वाले हैं दो वेक्टर्स में। सो ई ए को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो एक आएगा इधर को, ई ए कॉस थीटा। अभी हम ये भी समझेंगे थीटा कहाँ से आया, ठीक है। और एक आएगा इसका कंपोनेंट ऊपर को, ई ए साइन थीटा। सिमिलरली अगर ई बी की बात करें, सो ई बी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा आगे को जो कि गिवन होगा ई बी साइन कॉस थीटा से, और एक कंपोनेंट आएगा एग्जैक्ट नीचे को, वो होगा आपका ई बी साइन थीटा। अब इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। ई ए कॉस थीटा आपका है अपवर्ड डायरेक्शन को, ई बी साइन थीटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन को है। साइन थीटा का वैल्यू इक्वल है, और ई ए और ई बी इक्वल ही आया था, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट
सिर्फ कौन से कंपोनेंट रहेगा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन को। तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ ई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये थीटा कहाँ से आया। देखो थीटा कहाँ से आया, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ऊपर वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, क्योंकि ई ए और ई बी का वैल्यू तो पता है। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका 5, हाइपोटेनियस कितना है इसका 13। पुट करेंगे ई के फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a coin of mass 1.6 grams so that it may just float in the electric field of intensity 10 to the power 9 Newton Coulomb inverse directed upward। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है एक कॉइन में से जिसका मास कितना है 1.6 ग्राम। ये आपका एक कॉइन है, इसका मास कितना है 1.6 ग्राम। अगर इसका मास है और ये फ्लोट कर रहा है तो इट मीन्स इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को, विच इज़ गिवन बाय mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का वैल्यू आपको गिवन है 10 टू द पावर 9 और मास आपको गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लग रहा है, ऊपर को लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लग रहा है तो कोलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो भी कहाँ को लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन को लग रहा होगा। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, बिकॉज ई का वैल्यू कितना होता है F बाई क्यू। सो ई का वैल्यू F बाई क्यू होता है तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू ई। और आपको पता है अगर एक बॉडी को फ्लोट करते रहना है यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहना है तो जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से वो इक्वल होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। ठीक है, तो एफ ई का वैल्यू कितना आया था क्यू ई, एफ जी का वैल्यू कितना है एम जी, जी का वैल्यू आपको पता होता है 9.8, मास आपको गिवन है, ई आपको गिवन है, क्यू आपको फाइंड आउट अगर कर लेंगे यहाँ से, आप यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू एन ई से, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यही होता है। ई का वैल्यू आपको पता होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, तो एन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एन आपको बताएगा कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी टेस्ट चार्ज है आपके पास वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या कितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा जब आप उसको एक पॉइंट चार्ज के पास में रखते हो। लेकिन भाई हर बार तो आपको एक पॉइंट चार्ज देंगे नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कोई आपको पूरा एक सिस्टम दे दिया जिसमें चार्ज आपका कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको वहाँ पे उस पर फोर्स फाइंड आउट करना है, आपको उस पर फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैसे करा जाता है, इसकी क्या अप्रोच होती है उसको हम समझते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में अब हम समझने वाले हैं कि जब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कैसे कॉन्टीन्यूसली, तो उस टाइम पे आप एक टेस्ट चार्ज पे कितना फील्ड लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लिया है, ये आपका एक सिस्टम है और ये रहा आपका एक टेस्ट चार्ज जिसको हमने क्यू नॉट से दिखाया है जो कि आर डिस्टेंस पे है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि भैया इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो ये सिस्टम है इसमें एक स्मॉल पार्ट लेंगे, एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, इसमें बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअल में छोटा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने एक स्मॉल पार्ट लेना है जिसके अंदर कितना चार्ज है डी क्यू। तो ये जो डी क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट जो कि हमारे एक टेस्ट चार्ज है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 विच इज़ क्यू नॉट, Q2 कितना चार्ज है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी बताई मैंने आर स्क्वायर दोनों के बीच की। ये तो आ गया फोर्स, लेकिन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। अगर आपको उसकी डायरेक्शन भी देनी है तो साथ में यूनिट वेक्टर यहाँ पे देना पड़ेगा विच इज़ आर कैप से, हम उसको दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एक स्मॉल फोर्स जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है आपका टेस्ट चार्ज ये डी क्यू की वजह से, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बट मेरे को चाहिए फोर्स, वो भी पूरी जो बॉडी जो आपका ये यहाँ पे हमने लिया है ना पूरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से जो आपका टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो होल फोर्स आपको
कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम df को, तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। The total force on charge Q naught will be the vector sum of the forces exerted by all such small charges and is given by integration। तो आपका जो df फाइंड आउट हुआ था उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा Q नॉट वो मिल जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जो वेरिएबल्स टर्म हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। उनमें ऑपरेशंस हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस किस टाइप से अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस, इसको समझते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेम से क्या पता चल रहा है हमें कि आपका चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटायर वॉल्यूम में। कि सपोज आपके पास अगर एक स्पेयर है तो उसके इंटायर वॉल्यूम में जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उस टाइम पे हम ये वाली एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म रिकॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बताती है आपकी डेंसिटी? डेंसिटी आपको यही बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं। किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। किसी की डेंसिटी कम होती है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, राइट। तो अब इस डेंसिटी का क्या यूज़ करेंगे वो हम आगे देखते हैं, बट अभी फ़िलहाल इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ स्पेस। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका चार्ज पूरे 3 डायमेंशन में स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिया है। हमारे पास एक पूरा वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम कितना है v, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम है v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करता हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्यू स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको बता रहा है, और डी वी जो वो डी क्यू चार्ज है उसका वॉल्यूम कितना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक स्पेयर है जिसका रेडियस r है, यहाँ पे गिवन है कि मैं एक वॉल्यूम ले रहा हूँ स्पेयर का जिसका रेडियस r है और q चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप किससे बताओगे? रो इज इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि चार्ज कितना है q और वॉल्यूम कितना होता है किसी भी स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब मैं कंसिडर करता हूँ उसी स्पेयर के अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम dv जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये छोटा सा वॉल्यूम जो है dv, और उसके अंदर चार्ज कितना है dq। तो इस फॉर्मूले से जो रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी है, इससे डी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? रो डी वी आ जाएगा। अब जो हमने लास्ट टॉपिक में फॉर्मूला फाइंड आउट करा था फोर्स निकालने का, उस पर हम इन वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। एफ वी, यहाँ पे वी रिप्रेजेंट कर रहा है जो वॉल्यूम चार्ज ऑब्जेक्ट था उसकी बात हो रही है। क्यू नॉट अपॉन 4πε0 बाहर तक बिकॉज कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम v से, वो हम देखेंगे कैसे होगा। डी क्यू था वहाँ पे, था जी हाँ था, ये था आपका फॉर्मूला डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर। सो डी क्यू ऐसी है, आर स्क्वायर ऐसी है, आर वेक्टर यही है। डी क्यू का वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करा है। इससे कितना आया था? रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप आपकी पोजीशन बताता था, पोजीशन वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर हम इसे कह सकते हैं। सो एफ वी का फॉर्मूला बन गया था आपका। अब आएगा ई वी का फॉर्मूला। ई वी का फॉर्मूला क्या होगा? एफ वी अपॉन क्यू नॉट। सो बेसिकली क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा और आपको आपकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ठीक है। ये तो था आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पता चल रहा है नाम से कि इस बार जो चार्ज है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस। अब एक सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी एस, जहाँ पे डी क्यू क्या होगा? चार्ज जो स्मॉल सरफेस डी एस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा यूनिट आप इसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सी एम -2।
बिकॉज कोलम तो ऊपर है, आपका चार्ज है न्यूमरेटर में, ds यानी कि एरिया की होती है SI यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से SI यूनिट आ जाएगी। अब मैं ले रहा हूँ एक स्पेयर, वापस से एक स्पेयर ले रहा हूँ, लेकिन इस बार जो आपका चार्ज है वो उसके इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बस उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी Q/4πr², बिकॉज सरफेस एरिया होता है स्पेयर का 4πr²। सिमिलरली एक स्मॉल चार्ज dq जो कि ds एरिया में है, तो dq का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ds। अब सिमिलरली fs आपका फाइंड आउट होगा फॉर्मूले से पुट कर देंगे, जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा था पहले टॉपिक में उसमें पुट करने वाले हैं। एंड सिमिलरली ES भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक काफ़ी इजी है क्योंकि हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, तो थर्ड टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलॉन्ग 1 डायमेंशनल लाइन जिसकी लेंथ कितनी है L। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेंसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं लैम्डा से, जिसका वैल्यू है dq/dl। ओके, इसकी SI यूनिट भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोलम मीटर इनवर्स। अब इसको फाइंड आउट भी हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। तो हमने एक सर्कुलर रिंग ली जिसका रेडियस r है, उसके अंदर q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 डायमेंशन में। तो आप उसकी डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/2πr, बिकॉज सर्कमफेरेंस कितना होता है एक रिंग का 2πr होता है। चार्ज आपका सेम जो फॉर्मूला था उससे फाइंड आउट हो जाएगा, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। फोर्स के फॉर्मूले में पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इस यहाँ पे फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पे गिवन है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ρ इज इक्वल्स टू dq/dv। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू dq/ds, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा dq/dl। अब जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज Q0 ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है Q0/4πε0 इंटीग्रेशन dq/r² r कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो ये Q0 जो आपका आया है वो आपका कैंसिल हो जाएगा बस, क्योंकि आप क्या करते हैं Q0 से डिवाइड कर देते हैं। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। द क्वेश्चन इज अ रिंग ऑफ रेडियस a कंटेन अ चार्ज Q distributed uniformly over its length. Find the electric field at a point on the axis of the ring at a distance x from the center. तो हमारे पास एक रिंग है जिसके अंदर चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, और उसके सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा है जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि पॉइंट P कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा ड्यू टू इट्स रिंग, जो यहाँ पे एक रिंग है उससे कितना ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट A लेते हैं रिंग पे जिस पे dq चार्ज है। तो ये जो dq चार्ज है पॉइंट P पे dE इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होगा। तो dE के अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो इसके 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक है dE cos थीटा एंड द सेकेंड वन इज डी साइन थीटा। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट लेते हैं बी। यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया। अब ये जो पॉइंट बी है वो भी सेम चार्ज कैरी करना चाहिए जितना ए कर रहा था, तो हमने इसको अलॉट कर दिया डी क्यू चार्ज। अब ये डी क्यू चार्ज भी पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, जिसको मैं दिखाता हूँ डी ई से, क्योंकि देखो डिस्टेंस पॉइंट बी की उतनी ही है पी से जितनी पॉइंट ए की है, और चार्ज भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही एक्सर्ट करेगा। तो अब इस डी के भी कंपोनेंट कर देंगे, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा डी ई कॉस थीटा यहाँ को, और एक होगा डी ई साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन को। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कंपोनेंट्स हमने किए इसमें डी ई साइन थीटा ये वाला और डी ई साइन थीटा ये वाले दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
और ए और बी के जो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन को है, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जब हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है सिर्फ ए और बी की हेल्प का इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर हमें पूरी रिंग का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डी ई कॉस थीटा है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे नेट चाहिए यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो पहले डी ई की वैल्यू रखते हैं, डी ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज था क्यू, डी क्यू चार्ज था हमारे पास, अपॉन डिस्टेंस कितनी थी हमारी ए पी। अब अगर मैं ए पी फाइंड आउट करना चाहता तो पाइथागोरस से करूँगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होता और साथ में स्क्वायर भी होता तो कैंसिल हो जाता। सो डी ई का वैल्यू ये है। और कॉस थीटा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा मैं फाइंड आउट करूँगा इस ट्रायंगल में, ये रहा हमारा थीटा, इसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट करूँगा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज एक्स एंड द हाइपोटेनियस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगी वैल्यू डी कॉस थीटा की। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो जो टर्म्स आपके कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। 4πε नॉट कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू को आप इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना है पूरी रिंग में, क्यू है, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन होंगे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और कुछ उसके डेरिवेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।